सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन और इस खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में हम आज आपको ये बताएंगे कि कुछ ही देर में वफाकी बजट पेश होने वाला है। तो अब ये बजट कितना अवामी उमंगों के मुताबिक होगा और इसके बाद फिर महंगाई में कितना इजाफा होगा। अगले साल का जो हदफ रखा जा रहा है वो 12% है। जो गुज़िश्ता माली साल गुजरा है उसमें ये हदफ 21% मुकर्रर किया गया था, लेकिन वो हदफ हासिल नहीं हो सका और महंगाई का तनासुब 24% से भी ज़्यादा रहा। एहतशामुल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इकॉनमी के मामलात पर बड़ी गहरी नज़र और ग्रिप रखते हैं। मियां उमैर मसूद साहब सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, चूँकि पिछले चंद महीनों में जो कुछ किसानों के साथ हुआ है और ज़राअत के शोबे को लेकर इस हुकूमत ने किया है वो मियां उमैर मसूद साहब भी अपनी ज़बानी बताएंगे। तो डॉक्टर शोएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं। अब एनर्जी के शोबे में कितनी सब्सिडी इस वक्त दी जा रही है और कितनी एनर्जी आगे महंगी होने जा रही है, इस पर उनसे भी हम बात करेंगे। तो मियां उमैर मसूद साहब, ये जो बजट इस वक्त आने जा रहा है, आधे घंटे बाद ये पेश किया जाएगा, किसानों को कितनी तवक्कुआत हैं इस वक्त हुकूमत से? पिछले 4-5 माह आप लोगों के लिए बड़े सख्त गुजरे, गंदुम आपकी सरकारी तौर पर नहीं खरीदी गई, अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इस दफ़ा तो जो हमें खबरें मिल रही हैं वो इंतहाई बुरी हैं कि उसमें एक तो ये है कि जो मशीनरी एग्रीकल्चर मशीनरी पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है और दूसरे नंबर पे ट्रैक्टर्स पे भी टैक्स बढ़ाया जा रहा है। तो अगर इस तरह का कुछ भी किया जाता है तो ये इंतहाई अफसोसकुन होगा, क्योंकि अब तो बिजली के रेट्स भी इस हद तक बढ़ गए हैं कि 1600-1700 रुपए फी घंटा ट्यूबवेल का पानी इस वक्त किसान को मिल रहा है। अगर ये सिस्टम रहा तो इंतहाई मुश्किलात बढ़ जाएंगी। जी पहले हमें फसलों के रेट नहीं मिल रहे। फसलों के रेट इस वक्त कहीं हमारी बिल्कुल नहीं सेल हो रही। इसी तरह जो गंदम के हालात आपके सामने हैं कि 3900 रेट था, 2200-2300 में किसान ने बेची और अरबों रुपए का नुकसान किसानों को हुआ। तो अभी मजीद जो है ये मजीद हमें तो लग रहा है कि इस दफा बजट में जो हमें इत्तलात मिल रही हैं कि इंतहाई बुरे हालात आने वाले हैं आगे। सही। और इससे पहले उमैर साहब, कोई आप लोगों को कुछ एतमाद में लिया गया है कि जो नए टैक्सेस जिनकी आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है इससे फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आप लोगों का बढ़ जाएगा, तो पहले हुकूमत ने कोई बात किया, ये बजट में आपको सरप्राइज मिलेगा? सर ये बजट में सरप्राइज मिलेगा। हमें सिर्फ इतलात मिली हैं, कुछ मीडिया के जराए से इतलात मिली है कि इस तरह होने जा रहा है कि मजीद टैक्सेस एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर ये इस तरह होता है तो सर ये बहुत बुरा होगा। और दूसरे नंबर पे सर आप देखें ना कि हमें तो ऑलरेडी जो किसान है वो तो ऑलरेडी पिस चुके हैं। अभी छोटे शहरों की मंडियों के जो मार्केटों के हालात हैं कि लोग दुकानें खुली खोल के बैठे हुए हैं, कोई गाहक नहीं है मार्केटों में। ये जो आपने 1000 अरब का किसानों को नुकसान किया, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आना है, फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट मिल तक जाना है। तो ये गवर्नमेंट अभी भी अगर इस डगर पे चलेगी तो ये मजीद तबाही फैलेगी। अब ठीक आप है। देखें ना कि हाँ। अगर गंदम सस्ती हुई है तो क्या गंदम के साथ आटा भी मार्केट में सस्ता हुआ है? आटे के साथ साथ जो आटे से चीजें बनती हैं, बेकरी आइटम्स हैं, बाकी चीजें हैं, क्या वो भी सस्ती हुई हैं? अगर चीनी जो है वो रेट बढ़ सकता है, चीनी का रेट क्यों नहीं कम हुआ? चीनी का रेट इसलिए कम नहीं होता क्योंकि चीनी जो है उसकी शुगर मिलें जो है वो हुक्मरान तबके की हैं। वो जितने भी लोग सियासत में, इन सब सियासी लोगों की हैं, इसलिए चीनी का रेट कभी कम नहीं होता। सही। चीनी का हमेशा बढ़ता है। अगर कोई नुकसान किया जाता है तो हमेशा वो किसान को किया जाता है, जिनकी कोई आवाज नहीं है, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है और जिनसे किसी को हमदर्दी नहीं है। ठीक है। हालांकि चलें हम उमर देखें साहब, हम इस इस पर हम मुआशरे का मजीद भी हिस्सा है, लेकिन गुफ्तगू करते हैं। हमें आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इस वक्त एक जो लार्जर पर्सपेक्टिव में बात होती है वो ये होती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जा रहा, और अब लाया जाता है तो फिर इसके असरात किन लोगों पर मुरतब होंगे। आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ ज़रा। तो डॉक्टर शोएब साहब, ये एनर्जी की जो इस वक्त महंगाई है, हम देखते हैं कि हर 15-20 दिन बाद बिजली की कीमत बढ़ जाती है, गैस की कीमतों में इजाफा हो जाता है। इसका तो ऐसा लगता है कि बजट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अभी तवानाई के शोबे के लिए जो 253 अरब का तरक्याती बजट है, इससे कौन से टारगेट्स अचीव कर सकती है हुकूमत और क्या कुछ आगे हो सकेगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका कि आपने मुझे इस बड़े अहम मौजू पे बात करने के लिए मौका दिया। मैं अभी जो हमारे दोस्त हैं मैं उनकी गुफ्तगू बड़े तवज्जो से सुन रहा था
तो ज़राअत की तरह हमारा जो सबसे बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी जो कहा तो जाता है कि एग्रीकल्चर है, लेकिन ज़ाहिर है उस एग्रीकल्चर को भी रन करने के लिए और आपके जो डे टू डे ज़रूरियात ज़िंदगी है उनको मैनेज करने के लिए भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर एनर्जी का सेक्टर है ना। अब सूरत हाल थोड़ी सी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त अगर हम ओवरऑल एक इनफॉर्मल में आपको आपके क्वेश्चन का जो जवाब दूं ना, तो वो क्या है कि हमारे बेसिकली 4 इश्यूज हैं इस वक्त, जिनको मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ ये कि मौजूदा हुकूमत बल्कि इससे पहले भी जितने लोग रहे या यही लोग मुख्तलिफ चेहरों में रहे वो एड्रेस करने में नाकाम रहे। हमारा जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो हमारा गवर्नेंस का इशू है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पॉलिसी का या मतलब बाकी चीजों का फुकदान नहीं है, हमारा है गवर्नेंस का इशू, हमारा है इशू इम्प्लीमेंटेशन का, कि आपके पास पॉलिसीज तो है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाईटेक दौर में रह रहे हैं। आज तो आपके लिए किसी की चीज के बारे में फाइंड आउट करना तो मसला ही नहीं रहा कि आपके पास किस चीज का क्या सोल्यूशन होना चाहिए, वो आपको आपका 1 सेकंड में आपका कंप्यूटर आपको निकाल के दे देता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। हमारे यहाँ भी जब बंद कमरों में बैठ के पॉलिसीज बना दी जाती हैं तो जब मामला आता है उनकी इम्प्लीमेंटेशन का तो वहां आकर हम जीरो हो जाते हैं। फिर जब इम्प्लीमेंटेशन होती है तो उसके साथ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। मुझे सिर्फ और सिर्फ देखिए, आपके पास तो एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम है ना, मैं आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। हमारा सर्कुलर डेट इस वक्त 2.636 ट्रिलियन का है, यानी ये $9.5 बिलियन का है। इसको कंपेयर करें जो अमाउंट रखा गया है हमारे एनर्जी सेक्टर के लिए, क्या वो सिर्फ और सिर्फ इसको एड्रेस कर सकता है? नहीं। उसके बाद आपका इस वक्त जो टोटल डेट है वो 131.159 बिलियन डॉलर का है। हम 919 अरब रुपए लेकर एक बजट बनाने जा रहे हैं। कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। हमारे साथ तो हो ही रहा है। बजट जो होता है ना, देखिए हमें हमारा जो इस वक्त ऑडियंस है, हमारा ऑडियंस है कॉमन मैन। मैं टेक्निकल तो बहुत सारी शब्दबाजियां दूसरों की तरह कर सकता हूं, लेकिन मेरे कॉमन मैन तक क्या आवाज पहुंचेगी? मेरे कॉमन मैन तक ये आवाज पहुंचेगी कि मैंने जो मेरे मुल्क ने कमाया और अब जो मेरा मुल्क एक अपने अखराजात का तखमीना लगाना चाहता है, उनके दरमियान क्या फर्क होगा। तो पता ये चला कि मैंने तो कमाया कुछ नहीं, उल्टा गिलास तोड़ा 12 ने। अब जैसे हमारे दोस्त किसान इत्तेहाद वाले फरमा रहे थे, बिल्कुल उन्होंने बजा फरमाया, एक जमाने में सिर्फ सोने की कीमतें हुआ करती थी जो डेली बेसिस पर थी। आज तो आलू प्याज टमाटर की कीमत आपको डेली बेसिस पे देनी पड़ती है। तो फिर बजट किस चीज? 15 दिन के बाद आपने कीमत चेंज कर देनी है एनर्जी सेक्टर की, आपने नया रेट्स दे देना है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपने 15 दिन के बाद चेंज कर देनी है। तो फिर बजट किस चीज का? मैं तो पहले मेरा जो सवाल है वो ये सवाल है कि जब हम बात ये कर रहे हैं बजट का, तो फिर क्या आपके पास इस बात की गारंटी है आपकी इंप्लीमेंटेशन में कि आप कम से कम 6 मंथ तक जो आपने कमिटमेंट्स की हैं आप उसके ऊपर सस्टेन करेंगे? ये सबसे बड़ा आज के दिन का अहम सवाल है। और क्या आपके पास इंप्लीमेंटेशन के लिए वो राइट लोग हैं? क्या वो वाकई जिम्मेदारान हैं जो कि आप अपनी जात से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ जिनके नजदीक इस मुल्क का मफाद होगा? यहां तो वो अपने मफादात के लिए बैठे हैं। मुझे ये बताइए, सुबह से लेकर शाम तक आप न्यूज सुने और रात से लेकर सुबह तक की, कहीं पर कोई सीरियसनेस किसी सेक्टर में, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो ऑपोजिशन है, कहीं पर पाकिस्तान नजर आता है आपको? जाती मफादात में ये घिरे हुए लोग आप कह रहे हैं कि जो हफ्तावार या माहाना बुनियादों पर अगर ये फैसलों पर नजरसानी करनी है और कीमतें मुस्तकिल बढ़ाती रहनी है, तो फिर ये बजट का और इसमें फिर अनाउंसमेंट्स का फायदा क्या? अब ये नुकता एहतिशाम साहब के सामने भी रखेंगे। एग्रीकल्चर पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है, मेरा ख्याल उसको जहन में रखना चाहिए। पाकिस्तान की 21 साल की तारीख में ये हम देख रहे हैं कि पहली मरतबा 6 से 6.5% एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट आया है, और जिसकी वजह से आपका GDP ग्रोथ जो है ना वो तकरीबन 2.25% आपको मिला है, अगरचे हदफ आप देख लें उसका 3.5% था। अभी देख लें कि जो सूरत हाल हमने देखा कि ज़राअत में जो इम्प्रूवमेंट हुई, बम्पर क्रॉप 31 मिलियन टन आपकी पैदा हुई, $4 बिलियन का राइस एक्सपोर्ट किया आपने, इसी वजह से किया कि ये ज़राअत में परफॉर्म किया है। अब उसके साथ ही अगर ज़्यादती करने जा रहे हैं इनपुट्स के ऊपर, बीजों के ऊपर और उसके बाद बाकी चीज़ों के ऊपर अगर टैक्स लगाएंगे तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। हुकूमत को सोचना चाहिए और इससे पहले कि जो आपने वादे किए थे उनकी आज भी हम देख लें
3700 रुपया पर 40 kg हुकूमत ने कहा था हम सपोर्ट प्राइस देंगे। सिंध में 4000 अरब की बात 4000 रुपये की बात हुई थी, वो उन पर अमल दरामद दिया, लोग सड़कों पे अपनी गंदम बेच के गुजारा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये आपको इंसेंटिवाइज नहीं डी इंसेंटिवाइज लोगों को कर रहे हैं। एक चीज़ है, इस पर मेरा ख्याल है हुकूमत को फौरी तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, मैं सबसे अहम बात है मेरा ख्याल है इस वक्त सूरत हाल ये जा रही है, अरबाब के 1850 से अरब का टैक्स है, 13,000 अरब के आप रेवेन्यू का टैक्स लगाने जा रहे हैं, और इसमें 60% जो है टैक्स ऑलरेडी जो दे रही हैं वो सनतें दे रही हैं, हमारी इंडस्ट्री दे रही है, और उस पर भी टैक्स मज़ीद बढ़ाने की बात है। और जिस तरीके से बिजली और गैस महंगी करने चले जा रहे हैं, ये सनतों का पहिया चलेगा नहीं और ख़राबी की तरफ जाएगा। अभी इतने मुश्किल आदाब जो रखे गए हैं, इस 3 चीज़ें पूरा कर सकती हैं। पहली चीज़ है कि ये पॉलिसियों का तसलसल रहेगा, ये अहम सवाल है, नहीं रहती, तसलसल नहीं रहता। दूसरा ये कि जो बार बार बात आती है अमल दरामद, इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो कहा गया पूरा होगा। तीसरी बात है कि सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म होगा, गैर यकीनी सूरत हाल किसी हद तक कम होगी, तो ये मुश्किल तरीन अदाब भी हासिल करने में कामयाबी हो सकती है। अब आ जाएँ, अब आपने जिस तरह बात की है, सैलरी क्लास की बात की है और रिलीफ की बात की है, अपरेंटली कोई रिलीफ नज़र नहीं आता। ये भी आप जो बजट में सुन रहे हैं 25%, मेरा नहीं ख्याल, ये तो तजावीज़ हैं। 10 से 15% की बार बार बात हो रही है, और उसमें भी इफ्स एंड बेट के साथ बात हो रही है। पेंशन का निज़ाम ख़त्म करके वो भी सिर्फ सरकारी मुलाजमीन 1 से ग्रेड 16 तक के, वो तो चंद लाख मुलाजमीन होंगे ज़ाहिर है। 25 करोड़ में से आप 8-10 लाख लोगों के पैसे बढ़ाने जा रहे हैं। यू आर राइट। टोटल तादाद जो बनती है उनकी अरबाब तकरीबन 13 लाख लोग हैं, जिसमें 7 लाख अफवाज पाकिस्तान है, बाकी गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, ठीक है ना, और कुछ सूबों को भी मिला लें तो टोटल मेरा ख्याल है 14 लाख से ज़्यादा नहीं बनते ये। तो बाकी तो आप सही कह रहे हैं कि 24 करोड़ आवाम बाकी तो रुल जाएंगे। अब देखना यही है कि हुकूमत के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी लेके आ रही है। मेरा ख्याल है जो करने वाली बात है, देखें जो सबसे अहम बात है सारी दुनिया में की जा रही है। अभी बम्बई में देख लें, जो उनका इंडस्ट्री का एरिया है, 100% बिजली गैस उनको मिल रही होती है रुकावट के बगैर। नतीजा चंद पहिया ऐसा चल रहा है उनका, कुछ रुकने का नाम नहीं ले रहा। इंजन ऑफ ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर रखना है तो बिजली गैस को सस्ता करना पड़ेगा। इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि जो सेक्टर ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन्हीं से टैक्स, यही 60% जो सनतें टैक्स दे रही हैं उन्हीं पे बोझ डालने की कोशिश की जा रही। और भाई आपका रिटेलर बैठा हुआ वो नहीं दे रहा, होल सेलर नहीं दे रहा, सेल टैक्स दूसरे अदारे नहीं दे रहे, आप उनसे नहीं टैक्स ले रहे, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है, रियल स्टेट पे नहीं है, सर्विस सेक्टर को बढ़ाने की बात नहीं हो रही। आज आके आसान इस पर भी कमेंट कीजिएगा। फिर उमैर मसूद साहब से भी मैं पूछूंगा कि अगर ये इतने अरसे से एग्रीकल्चर सेक्टर पर इनकम टैक्स होता तो शायद जो आज ये इजाफी टैक्सेस इन पर लगने जा रहे हैं, शायद इसकी नौबत ही ना आती, और ये हमारी हर हुकूमत इसमें एक लैकिंग रही है हुकूमत की। देखिए ये तो डे 1 से ही हो रहा है, बरसों से हो रहा है, यूब खान से लेके उसके 98% जो पाकिस्तान में है काश्तकार वो छोटे किसान है और 2% बड़े किसान हैं। दूसरे नंबर पे ये कि अगर एग्रीकल्चर को आप प्रॉफिटेबल बनाएंगे तो यकीनन हम टैक्स देना चाहते हैं। कौन चाहता है कि अपने मुल्क का फायदा ना करे, हम भी टैक्स दें, लेकिन हमारी जब इनकम ही नहीं होगी तो हम कैसे आपको टैक्स दे सकेंगे। जब तक इसको रियलाइज नहीं किया जाता इस बात को कि मुल्क की सिक्योरिटी सिर्फ आर्मी नहीं करती बल्कि किसान भी करता है, फूड सिक्योरिटी जो है। दूसरे नंबर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजट, आप इस दफा भी बजट आएगा, हमेशा आता है और हर साल ये होता है कि किसानों के साथ एक धोखा किया जाता है बजट में। वो ये होता है कि अभी आप देखेंगे कि किसानों के लिए 800 अरब या 1000 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए कर्जों के लिए, लेकिन ये सिर्फ इसमें होता ये है कि ये सिर्फ प्राइवेट बैंक्स को हायर करते हैं कि जी आपने किसानों को कर्जा देना है, और उसको ये बजट में शो करते हैं अपनी प्रोग्रेस के तौर पे। अच्छा। जो कि बिल्कुल सरासर धोखा है किसानों के साथ। और ये आप देखिएगा कि जो उस पे भारी इंटरेस्ट रेट भी लिए जाते हैं, या फिर वो उस पे कोई इंटरेस्ट रेट वगैरह नहीं होता है या बहुत लोअर होता है? सर वो प्राइवेट बैंक्स की मर्जी होती है कि प्राइवेट बैंक्स की कंडीशंस एक तो बहुत सख्त होती हैं, वो इंटरेस्ट के बगैर अनाउंस करते हैं लेकिन होता नहीं है। उसकी वजह ये कि वो तो मिलते ही नहीं कर्जे, वो तो प्राइवेट बैंक्स देते ही नहीं, उनकी कंडीशन ही इतनी ज्यादा होती है कि वो फार्मर वैसे ही नहीं पूरी कर सकता। और फिर दूसरे नंबर पे जो पैसे मुख्तस किए जाते हैं ज़राअत के लिए, आप वो देखिएगा कि ज़राअत के लिए क्या पैसे मुख्तस किए जाते हैं। अगर फर्टिलाइजर पे उनको गैस पे सब्सिडी दी जाती है तो आप उनसे क्यों नहीं ये पूछते कि 4 साल से किसान ब्लैक में यूरिया खरीद रहा है, 1000 से 1500 रुपए रेट से ऊपर है।
इस टाइम इंडिया में 966 रुपए पाकिस्तानी रुपए में यूरिया है और हमारे पास 4600 उसका रेट है और हमें 6000 में मिलता है, 1500 रुपए ब्लैक में मिलता है। तो आप देखिए कि ये ज्यादती ये कौन करवा रहा है ज्यादती? ये मिलों वाले नहीं कर रहे, ये फर्टिलाइजर वाले नहीं कर रहे, इसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व है कि आप सब्सिडी उनकी क्यों नहीं रोकते? उनको कहें कि किसानों को कंट्रोल रेट पे खाद दे। ऐसा नहीं होता सर। सही, चलें उमर साहब इस पर मज़ीद भी ज़रा गुफ्तगू करते हैं, चूँकि अब ये बजट की आमद है तो मुख्तलिफ अशिया पर इस वक्त टैक्सेस लगने, जो GST की छूट थी वो ख़त्म होने जा रही है। तो जहाँ अशिया खरोनोश पर टैक्स लगने जा रहा है, वहीं दीगर अशिया पर टैक्सेस में इजाफा भी मुतवक्के है और कॉस्मेटिक्स आइटम्स पर अगर टैक्सेस में इजाफा होगा तो उस पर ख़वातीन का रद्दअमल भी आएगा। इस पर ख़वातीन क्या कहती हैं, बोल न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम हसन हमें बता रही हैं। जी मरियम। क्योंकि ना बजट और बढ़ती महंगाई का खौफ जो है उसने शहरियों की नींद मुहाल कर दी है। शहरियों का क्या कहना है, कितने बाबा उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ख़ुसूसन ख़वातीन रोज़ाना की बुनियाद पर घरों से बाहर भी निकलती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ और ऑफिस भी जाती हैं, उनका क्या कहना है हम उन्हीं से जान लेते हैं। आप क्या समझती हैं, मज़ीद टैक्सेस जो हैं वो आयद किए जा रहे हैं, तो आप लोगों की क्या रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि कॉस्मेटिक आइटम्स हैं या ग्रोसरी आइटम्स हैं तो उन पर क्या टैक्सेस आयद किए जाएँ और आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? यही है कि भाई कम से कम टैक्सेस लगाए जाएं, क्योंकि हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हम मतलब यूज़ कर सकें, जैसे फेस वॉशेस हो गए, सनब्लॉक्स हो गए, इन पे कम से कम टैक्स लगें, क्योंकि ये डेली चीज़ें हम यूज़ करते हैं। लोअर मिडिल क्लास तबका है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो किस तरह से ग्रॉसरी करेगा? उनको यही है काट के अपनी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है हमारी कि इस पर थोड़ा सा जो है हमारे लिए, स्पेशली जो लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए थोड़ा सा रहम करें। यकीनन इनका यही कहना है कि कॉस्मेटिक आइटम समेत ग्रोसरी आइटम जो आवाम की ज़रूरियात की जो अशिया हैं उन पे कम से कम टैक्स आयद किया जाए, ताकि लोग जो हैं जो पहले ही गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं उनके लिए कुछ आसान। बहुत शुक्रिया मरियम हसन हमें अपडेट कर रही थी। ज़ाहिर है ख़वातीन भी परेशान है। ओवरऑल इस वक्त मुल्क की जितनी भी आवाम है वो इसलिए परेशान है कि अगर 6-7 हज़ार अशिया पर ये GST की छूट ख़त्म होती है तो उससे बहुत सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी और फिर महंगाई का एक नया तूफ़ान सामने आ जाएगा। एहतिशाम उल हक साहब, मियां उमैर मसूद साहब, डॉक्टर शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर शुएब साहब, ये अभी जो एक तवानाई का बहरान मुल्क में मुसलसल मौजूद है, ये जब तक सस्ती बिजली की तरफ हम नहीं जा सकेंगे, जब तक हमारा सर्कुलर डेट नहीं ख़त्म होगा, तो उस वक्त तक हम ये तवानाई का जो मसला है इसको हल करने की जानिब कैसे जा सकेंगे? हमें किसी हुकूमत की कोई इंटेंशन, कोई विल ऐसी नज़र नहीं आती कि जो पुराने मुआहदे हैं उनको रिविजिट किया जा सके। ये इस हुकूमत की चूँकि अब ये कंटिन्यूटी है, ये कोई तीसरा बजट पेश करने जा रही है, तो ये ज़ाहिर इलेक्शन के बाद तो इनका पहला बजट है, लेकिन चूँकि पिछली हुकूमत भी नहीं की थी, तो अब कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आप आने वाले वक्त में देख रहे हैं? इस हुकूमत के पास कुछ कोई ऐसी विल, कोई ऐसी प्लानिंग मौजूद है जिससे ये तवानाई का मसला हमारा हल हो सके? देखिए, मैंने तो ये पहले भी आपको गुजारिश की कि हमारा प्रॉब्लम ही तो विल का है, हमारा और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही सिर्फ विल का है और इम्प्लीमेंटेशन का है कि आप सर जोड़ के बैठें और आप लोगों को जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लें। आज की दुनिया में जब आप देखिए ना, अब पूरी दुनिया में इस वक्त एक स्कीम चल रही है जिसको कहते हैं पार्टिसिपेटरी बजटिंग। आज दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो एंड यूजर यानी जो कि जैसे अब मैं कंज्यूम करने वाला हूँ चीज़ों को, मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे आप ऑन बोर्ड करें, एज ए अवाम मुझे ऑन बोर्ड करें। अब मामला पॉलिसीज बनाने का नहीं रहा, अब तो ये है कि लोगों को एतमाद में लें। आपके जो नेशन है, आपकी जो अवाम है, उसको अपनी हुकूमत पर एतमाद हो और जो वहाँ पे लोग बैठे हों वो उस एतमाद को सबुताज ना करें, यानी जो इससे पहले होता हुआ है। आप देखिए हमारे पास हिस्टोरिकली बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जब भी कोई ऐसा बुरा वक्त आया तो पूरी कौम खड़ी हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि एक ऐसा ट्रस्ट डेफिसिट बन गया है, एक ऐसी अदम एतमादी की फिजा बन गई है कि अगर मैं ये तवक्को रखूं कि कल सुबह जब मैं उठूंगा तो मेरे पास मुल्क के अंदर कम से कम जो मेरी बुनियादी जरूरियात है। आप देखिए पूरी दुनिया में यहाँ पे ये जो एक्सपर्ट्स, हमारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं ना, और वो जाके पूरी दुनिया के विजिट करके और आके कहते हैं अमेरिका में ऐसे नहीं होता, जापान में ऐसे नहीं होता, इंग्लैंड में ऐसे नहीं होता। मैं सिर्फ उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि वहां पर जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी हैं उनके बाद जिंदगी के मामलात शुरू होते हैं। और गवर्नमेंट जो होती है, मैं जब ये कहा जाता है कि हुकूमत, रियासत जो है वो एक माँ की तरह बिहेव करती है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि उसका कोई भी बच्चा रात को भूखा नहीं सोएगा। जब तक ये अप्रोच नहीं होगी, मुझे जो पॉलिसीज इस वक्त नजर आ रही हैं, पॉलिसीज तो ये बना लेंगे, बहुत अच्छी अच्छी भी बना लेंगे बैठ के। और अब तो मैंने पहले आपसे कहा कि आप किसी पॉलिसी बनाने के लिए किसी माहिर की जरूरत नहीं है, आज आपका कंप्यूटर इज गुड इनफ टू गिव यू एन आइडिया।
लेकिन मसला कहाँ आएगा? मसला ये आएगा कि क्या इस वक्त हमारे वो लोग जिनको ये जिम्मेदारियां दी जा रही हैं मुख्तलिफ मामलात में, क्या पावर सेक्टर के अंदर, क्या एनर्जी सेक्टर के अंदर आप उन लोगों को लेकर आए हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को कंट्रोल कर सकेंगे? मेरा तो पहले सिर्फ एक छोटा सा ये सवाल तो है। शोएब साहब ये कंट्रोल करने का तरीका क्या होगा? ये गर्मी में हमारी जो इजाफी डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड है, वो 30,000 मेगावाट पर जा रही है, सर्दियों में कम होकर ये 12-13,000 पर आ जाती है। ये जो इजाफी 15-20 हज़ार मेगावाट के हम पूरा मुल्क मिलकर पैसे दे रहे हैं, तो ये कंट्रोल कैसे किया जाएगा फिर? देखिए, इसके तीन एस्पेक्ट हैं। बहुत अच्छा आपने पूछ लिया, अच्छा हुआ, और ये हमारे देखने वालों के लिए भी और सुनने वालों के लिए भी बड़ी रहनुमाई होगी। इसके देखिए तीन पहलू हैं। हमारा इस वक्त जो सबसे अहम मसला है वो क्या है? जो आपका इस वक्त ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है ना, जो पूरा एक सिस्टम है, ये इंतहाई फरसूदा, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आउटडेटेड है। हमारा कोई ऐसा प्लान अभी भी मुझे नजर नहीं आ रहा, कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। मैंने डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट, जब मुझे कॉल आई के बोल पे बात करनी है तो मैंने ढूंढे, मैंने इकोनॉमिक सर्वे की हाइलाइट्स भी पढ़ी, मुझे कहीं ऐसा कोई एस्पेक्ट नजर नहीं आया कि जिसमें मुझे ये बताया जाता कि मेरे डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सिस्टम को, मेरे ग्रिड्स को अपग्रेड किया जाएगा। जिसका सबसे बड़ा नुकसान होता है लाइन लॉसेस का, और जिसकी वजह से आपको ये सारा का सारा जो इस वक्त जो हम भुगत रहे हैं ना। देखिए हमारा शॉर्टफॉल क्या है, एक बात बड़ी आसान सी है, ये बहुत टेक्निकल बात नहीं है। हमारा शॉर्टफॉल है 7,000 से 8,000 मेगावाट का, इससे बड़ा हमारा शॉर्टफॉल नहीं है। हमारा अगर हमारे पास एक बड़ा डैम होता तो हम इस शॉर्टफॉल को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते थे। हमने कोई प्लान नहीं किया 1970 से लेकर अब तक, और हमने इतने बड़े टेक्निकल इशू को अपनी छोटी छोटी खुद गर्जियों, अपनी जो एक जाती मफादात, एक लालच, एक अपनी सियासत की भीड़ चढ़ा दिया। आज भी वक्त है कि हम एक प्लान कर लें, और फिर ये देखिए कि आपने 2 दफा आपके पास ऐसा इनिशिएटिव लिया गया जो हमारे पास मौजूदा बड़े डैम्स के ऊपर काम हो रहा था, उसके बारे में कोई पिक्चर में नहीं लिया जा रहा। आज तक हमें नहीं बताया जा रहा। आज के इस हाईटेक दौर में हमें ब्लाइंड रखा जाता है, हमें नहीं बताया जा रहा कि उसकी क्या प्रोग्रेस हुई है, वो कहाँ तक पहुंचा है वो काम, ताकि एक हमें थोड़ा सा तो रिलीफ मिले ना, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। पहला हो गया आपका एनर्जी जो ट्रांसमिशन एंड लॉसेस का। अच्छा, फिर उसमें जो पावर थेफ्ट है। अच्छा, फिर एक जो बहुत बड़ा जो एक सेगमेंट है, मैंने एक प्रोग्राम में था और मैंने उसमें बात की, और उनकी जो रिसर्च टीम थी उसी वक्त उन्होंने वो डाटा भी निकाल के दे दिया था। आपके डिफॉल्टर्स, आप जरा किसी वक्त थोड़ी सी एफर्ट कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपके चैनल से, कि आप थोड़ी सी एफर्ट कीजिएगा कि आप ये कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हम जो एक एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे जो चीटिंग हुई है हमारे सिस्टम के साथ, हमारे डिफॉल्टर्स कौन कौन है। ठीक है। और आपको सबसे बढ़कर आपको आपके अपने जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो मिलेंगे। तो आप बताएं, यानी जो एक तो आपने सारा का सारा अपने पास रखा हुआ है हिसाब किताब के पूरा। अब आपके गर्दिशी कर्जे की बुनियादी वजह भी यही है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट खरीद सकती है। आपने उसको प्राइवेटाइज नहीं किया, आपने उसको इंसेंटिवाइज नहीं किया, आप बन गए वहां पे उसके मामू। अब नतीजा क्या निकला कि जब आपने सब कुछ खुद ही करना है और फिर आप खुद ही आपके अपने इदारे पैसे नहीं देंगे, तो मुझे बताएं वो सारा का सारा बोझ आप पर और मुझ पर पड़ेगा। ये है असल मसला। इसको कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि मैं और आप क्यों एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। देखिए, मेरा 3 महीने मीटर बंद रहा है, मुझे 1-1 लाख रुपए का बिल आता रहा है, मैं उनके पास ये मैं अपनी जाती बात शोएब साहब, ये समझने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, या समझ तो है और जानते बूझते फिर इस मामले को साइडलाइन किया जा रहा है। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक आकर पर एहतशाम साहब की इस पर राय जानेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये अगले साल टैक्स कलेक्ट करना और ये रेवेन्यू को बढ़ाना, ये बड़ा हमेशा से पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज रहा है। और नेट बढ़ाना, टैक्स नेट को बढ़ाने में तो बहुत ही मुश्किलात आती हैं। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मुजम्मिल हमदानी साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो मुजम्मिल साहब, ये टैक्स का एक जो टारगेट रख लिया गया है वो 13,000 अरब का, फिर उसमें 2-2.5 हज़ार अरब का इजाफी टैक्स शामिल होगा। अब ये जो टैक्स जमा किया जाना है उन्हीं लोगों से जो पहले से वो टैक्स दे रहे हैं। अगर इस नेट को बढ़ाया जाए तो इसमें माजी की हुकूमतों को कामयाबी नहीं मिल सकी, उसकी भी वजूहत बयान कीजिएगा। और इस हुकूमत के लिए कितना मुश्किल और चैलेंजिंग होगा रियल एस्टेट सेक्टर पर, ज़राअत पर या रिटेलर्स पर टैक्स लगाना। बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, इसमें जो आपने क्वेश्चन रेज किया है, इसमें तो पहले तो मैं एक फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कल बात की है कि जिसमें उन्होंने ये बात की कि जो है वो मुल्क खैरात पे नहीं चलते और टैक्सेस पे चलते हैं। तो ये बहुत अच्छी जो है वो बात है, पर्टिनेंट बात है। लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा कि टैक्सेस जो है वो किससे कलेक्ट किया जाए। ठीक है, क्या टैक्सेस जो है वो जो एग्जिस्टिंग हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनसे कलेक्ट करेंगे, या फिर जो है वो नए टैक्स पेयर्स को जो है वो आप टैक्स नेट के अंदर जो है वो ऐड कर रहे होंगे। तो
ये बेसिक जो है वो प्रॉब्लम है। अच्छा, अब इसमें जब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल टैक्स बेस की, मुजम्मिल साहब को रिकनेक्ट हम करते हैं। मुजम्मिल साहब की लाइन इस वक्त ड्रॉप हो गई है, उनको वापस हम लेकर आते हैं ताकि उनसे जरा मजीद डिटेल जान सकें। तो उमैर मसूद साहब, ये जो अभी अगर अरबाब एक इजाज़त दे इस हवाले से मैं एक जुमला अदा कर दूं। जी जी बिल्कुल। अरबाब देखें, ये जो अभी टैक्स के हदफ की बात हो रही है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तकरीबन 3700 अरब के नए टैक्स लगने जा रहे हैं। अच्छा। इसमें एक बात तो वाज़े तौर पर सामने आ गई है कि 1000 अरब के जो है ना वो तो ऑटोनोमस बॉडीज़ की तरफ से टैक्स आ जाएगा हमें। अच्छा। उसकी परवाह नहीं है, उसकी परेशानी नहीं। असल मसला है कि 1700 अरब के जो नए टैक्स लगेंगे वो कैसे हासिल किए जाएंगे और कौन कौन सी इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा होगा। जी ठीक है, चलें अब वो उसकी प्लानिंग क्या सामने आती है। हो सकता है बजट स्पीच में कुछ इस सिलसिले में सामने आए या पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उसमें कोई मामला सामने आ सकें। उमैर मसूद साहब, ये जो अभी ये काश्तकारों और सनतों के लिए कोई खुसूसी पैकेज की हम इस वक्त एक बात सुन रहे हैं, अब ये इसकी डिटेल्स अभी ज़ाहिर सामने आना बाकी हैं, लेकिन ये कोई एक ताज़ा हवा के झोंके के तौर पर आप लोग इसको ले सकते हैं कि कम से कम ये खबर तो सामने आई है, वो खुसूसी पैकेज क्या होता है। बिल्कुल मुझे तो आइडिया नहीं, अगर आपको कुछ आइडिया तो आप बताइएगा। सर सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और बड़ा अच्छे फिक्रे हैं कि किसानों के लिए कुछ खुशखबरी आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमेशा से यही होता रहा है कि अनाउंसमेंट बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं लेकिन उसके पीछे कुछ नहीं होता। पैसे जो मुख्तस करने हैं, बजट असल तो वही है कि आप कितने पैसे मुख्तस कर ले और किस चीज के लिए कर रहे हैं। अगर वही नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। हर दफा यही कहा जाता है कि 2000 अरब का दे दिया, 1800 अरब का पैकेज किसानों को दे दिया, 1000 अरब का पैकेज किसानों को दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और अभी जो आप पिछले दिनों में सुन रहे थे, पंजाब में वजीर आला साहबा फरमा रही थी कि मैंने महंगाई कम कर दी, तो आप देखें कि महंगाई किस तरह कम की है आपने जो 67% आबादी है उसका गोश्त काट के आपने 33% को खिला दिया और इससे महंगाई नहीं कम होती। ये इस तरह की जो चीजें हैं, अभी वजीर आजम साहब भी फरमा रहे थे कि महंगाई कम कर दी, आपने महंगाई नहीं कम की बल्कि आपने कुछ लोगों की जेब काट के और कुछ और लोगों को दे दी है। तो इस तरह महंगाई नहीं कम होती, ना मुल्क चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर पब्लिक के साथ एंड यूजर भी उतना ही अहम है जितना किसान भी सबसे बड़ा तबका है इस मुल्क का, तो अगर इन सब को फैसिलिटेट नहीं किया जाता, और खास तौर पे जो टैक्स की बात हो रही है, तो सर जब तक आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप यहाँ पे तो जो मुर्गा फंस जाता है उस पे टैक्स वाले छुरी चला देते हैं। तो लोग टैक्स क्यों अदा करें। आप पहले अपना सिस्टम ठीक करें, और इस सिस्टम को जब तक ठीक नहीं करते उस वक्त तक तो कोई भी टैक्स देने को तैयार नहीं होगा। कि जो बंदा पकड़ा जाता है उस पे तो वो टैक्स वाले उसे तो पूरा रगड़ा दे देते हैं और उसके अकाउंट भी बंद कर देंगे, उसके साथ पता नहीं क्या क्या कर देंगे। और मेरे साहब, ये जो भी पैकेज अनाउंस होने जा रहा है, बजाय इसके कि ये पैकेज काश्तकारों या किसानों के लिए हुकूमत अनाउंस करे, अगर आप लोग की जो इस साल की गंदम थी, जो सरकारी रेट मुकर्रर हुआ था, अगर उस पर ये हुकूमत गंदम ही खरीद लेती आप लोगों की, तो शायद वो इस पैकेज से भी बढ़कर होता आप लोगों के लिए। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत बढ़ के होता। हमेशा यही होता है कि किसानों का जिसमें फायदा होता है वो नहीं होता, क्योंकि पहले सालों में भी जब सब्सिडी आई कि कॉटन जो है वो टीसीपी के जरिए खरीदी जाएगी, तो फिर गवर्नमेंट ने एकदम से अनाउंस कर दिया, कुछ लोगों ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया और अनाउंस कर दिया कि जी हम फी एकड़ 5000 रुपए देंगे। अब जहाँ पे अगर 30 मन या 40 मन पे किसान को 3000 रुपए का फायदा फी मन मिलना था, लाख रुपए 90,000 का फायदा मिलना था, वहां पे 5000 रुपया मिला। तो इस तरह के पैकेज जो हैं वो उनसे फायदा नहीं मिलता सर। सिर्फ फोटो सेशन के लिए तो ये चीजें ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपने इकोनॉमी को बेहतर करना है, चीजों को ठीक करना है, तो समझना पड़ेगा कि हम अगर चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा चावल यहाँ से तो जा रहा है, आगे जाके इंडिया के नाम से पैक होके बिक रहा है, लेकिन इसकी कोई किसी को परवाह नहीं है। हमें इसको प्रॉपर तरीके से सिस्टम बना, हर मुल्क में आपके कमर्शियल अताची बैठे हैं, आप मार्केट्स उन्हें कहें कि वहाँ पे फारग जो बैठे हुए लोग हैं वो काम करें, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट ट्रेस करें। बहुत बड़ा गैप है हमारे लिए दुनिया में, अभी भी गंदम बाहर महंगी है, अफगानिस्तान में महंगी है, अगर आप वहां देना चाहते तो वहां भी दे सकते थे। और इसी तरह बाकी चीजें हैं, हमारी बहुत सारी अजनास है जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन जब प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती किसी चीज में, तो फिर किसान का भी दिल क्या करेगा, वो कहां से अगली फसल जो है, अगर हमारी पिछली फसल ठीक नहीं हुई तो उससे नेक्स्ट फसल हमारी ऑटोमेटिकली 50% पे आ जाती है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास उस पे
करने के लिए एक्सपेंडिचर नहीं होते, हमारे पिछले कर्जे नहीं उतरते, तो जिस वजह से वो फिर सिस्टम जो है वो आगे चला जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर शुएब साहब ये तो ज़राअत ये सिलसिला जो जी है उमर साहब जी मुकम्मल कर लीजिएगा। जी बिल्कुल जी, मैं कह रहा हूँ कि ये अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो बहुत कुछ हम इस मुल्क के लिए कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सिर्फ प्लानिंग होती है कि किसी तरह ये वक्त पास किया जाए। ठीक है, प्लानिंग तक ये मामला शुएब साहब रुक क्यों जाता है? आप देखें ज़राअत के मामला बेहतर करने में ये हुकूमत और पिछली हुकूमतें भी नहीं कामयाब हो सकी, ना ये हो पा रही है। जो तवानाई का शोबा है वो आपके सामने है, जो टैक्स कलेक्शन का एक पूरा मैकेनिज्म है उसमें भी हमारा सिस्टम फेल्ड है। तो ये अगर ये फेलियर इसी तरह चलता रहेगा तो ये इस बजट तक मामला नहीं है, अगले बजट में शायद खसारा और ज़्यादा हो जाएगा और हम IMF से मज़ीद कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो मामलात की बेहतरी होगी किस तरह से? ये इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाती? जिस अकाउंटेबिलिटी की आपने बात की वहाँ से मामलात आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? जी मैं ना, अगर अरबाब मुझे आप इजाज़त दें, मैं एक बात यहाँ पे करना चाह रहा था। मुझे बड़ी खूबसूरत बात अभी मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने मेरे साथ शेयर की। उन्होंने कहा कि हमारे इस बजट के लिए वो हमारा प्रोग्राम देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा खूबसूरत सा नारा बनता है और अगर आप इस नारे को उलट कर दें तो ये जो आपके सवाल का पूरा जवाब एक लाइन में, नारा ये बनता है इस नए बजट का कि नफा हमारा खसारा तुम्हारा। यानी हुकूमत ये कह रही है कि उसने अपने जो लल्ले तलल्ले, जो अपनी लग्जरीज हैं, जो अपने इंसेंटिव्स हैं, जो पार्लियामेंट के लिए वहां पे कैफे में जो सस्ती चाय सस्ती रोटी, चूंकि गुर्बत बहुत है ना पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठे हुए लोगों की वो गरीब इतने हैं कि उनको बड़े सस्ते रेट्स पे मिलती है, वहां जाके कई रोटी के पेड़े का वजन नहीं करना पड़ता ना। तो अगर वो अपने अल्ले तल्ले, अपनी अयाशियां शाह खर्चियां, उस पे उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं करना, यानी नफा उनका और खसारा किसका है? वो मेरे और आप जैसे लोगों का। नफा हमारा, खसारा तुम्हारा, ये एक फार्मूला है जिसको अडॉप्ट करके आप पुराने अखबार उठा के देखें, इत्तफाकन पिछले दिनों मेरे पास कुछ अखबार पुराने निकले हैं, वो मैंने रिकॉर्ड में रखे हुए थे अपनी डिग्रियां विग्रियां समेटते हुए जमाने में जो खबरें शबरें लगती रही, तो मैंने देखा, आप यकीन करें, सिर्फ और सिर्फ उसमें तारीख चेंज कर दे, कुछ भी नहीं तब्दील हुआ, सारा का सारा वैसे का। पिछले 3-4 दहाइयां जब से हमने होश संभाला है और देखे ना सिस्टम को, उसकी वजह यही है। उसकी वजह यही है कि जब नफा लेने का वक्त आता है, अपने सारे इंसेंटिव वो लेंगे। जो भी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अपने वो किसी चीज पे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर उसने किसी की जो खाल को खींचना है, काटना है या किसी को ज़िबा करना है, तो वो है कॉमन मैन। अगर ये उलट हो जाए ना अरबाब, ये लफ्ज उलट हो जाए कि अगर वो ये एक लम्हे के लिए वो ये चैलेंज कर ले कि मैं उस वक्त तक, देखिए हमारे पास, मैं नाम नहीं अब लेता, एक लंबी लिस्ट है, मैं बहुत सारे ऐसे दुनिया में स्टेट्समैन गुजरे हैं जिन्होंने कहा था कि मेरे माँ बाप उस वक्त तक अपने घर में नहीं जाएंगे जब तक मेरे अवाम को, ये आज के दौर की बात कर रहा हूं मैं, तो कुरूने औला की बातें नहीं कर रहा। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों पे ना एक बड़ा चार्जेस ये भी लगा देते हैं लोग कि यार आप लोग यूटोपियन वर्ल्ड की बातें, मैं यूटोपियन वर्ल्ड की बातें नहीं कर रहा, मैं रियलिस्टिकली बता रहा हूँ कि जब तक ये चीज नहीं होगी, आप सिर्फ और सिर्फ ये जो इसमें होगा क्या, वो एक कर्ज की पीते थे मैं, और फिर अगर आपने वाकई कुछ, आप सीरियस है ना, मतलब ये शाम को जो तकरीर करने यहाँ बैठेंगे, उस तकरीर का क्या मकसद होगा? आप क्या इस बात की गारंटी दे सकते हैं? आप अपने चैनल पे एक कैप्शन लगाए ना कि क्या इस बात की, वैसे तो आजकल दस्तूर ज़बानबंदी है, मैं माजरत के साथ शायद पता नहीं ज्यादा बोल गया हूँ। नहीं सर, आप बोलें, कोई यहाँ आप बोलें, खुलकर बोलें, आप जिन ख्यालात का इज़हार करना चाहते हैं आप इस वक्त देखें, बराह रास्त लोग सुन रहे हैं आपको। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो अब चूंकि दस्तूर ज़बानबंदी है, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि आज अगर औरंगजेब साहब वहां बैठ के जो टीवी पे तकरीर करेंगे, वो सिर्फ एक बात करें, कोई ये हमें आदाद शुमार के किसी लपेटे में लेने की जरूरत नहीं है, कोई हमें ये अपनी जो है ना शोबदेबाजियां दिखाने के बजाय वो सिर्फ ये कह दें कि अगले 6 महीने तक जो प्राइसेस यहाँ पर हैं वो चेंज नहीं होगी। आप यकीन कीजिए आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। सही, चलिए सर, आप ये 6 महीने की बात कर रहे हैं, ये तो शायद 6 दिन भी बहुत मुश्किल हो। एहतिशाम जी, आमना खटाना भी हमारी साथी एंकर है, में ज्वाइन कर चुकी हैं। तो फिर डॉक्टर साहब, ये जो नारा आपका था, अब इसको उल्टा करके जरा मैं एहतिशाम साहब के सामने रखता हूँ और फिर वो क्या मंजर कशी इसकी करते हैं जरा हम जानते हैं। एहतिशाम साहब, ये नफा हमारा खसारा तुम्हारा, ये सीधा नारा तो ये है डॉक्टर शुएब साहब के स्टूडेंट का। अब इसको जरा उल्टा कर लें हुकूमत की साइड से, तो वो उनको कहना चाहिए नफा तुम्हारा और खसारा हमारा, फिर क्या मंजरनामा होगा पाकिस्तान का? देखिए, मंजरनामा बाकी तो आप भूल जाएं, आमना भी और आप भी और मैं भी, अभी खाल खींचने की बात हो रही है। अल्लाह ना करे जो हम सुन रहे हैं अगर वो, तो ये सैलरीड क्लास पे जो बोझ बनने जा रहे हैं, 35% ऑलरेडी आप और मैं टैक्स दे रहे हैं, अब ये कहा जा रहा है 45% होने जा रहा है।
अगर ये 45% होने जा रहा है तो सबसे पहले तो हमारी खाल खिंच जाएगी। उसकी वजह है कि मैं और आप और आमना, हम तो जो भी लोग हैं जॉब करने वाले, उनके पास मुझे भी शामिल करें एहतिशाम हमें तो साहब। तनख्वाह मिलती है। अब जी शुएब साहब को भी शामिल कर लें आप इसमें। हेलो, जी 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 एहतिशाम साहब। हाँ जी, उसमें चले आपको भी शामिल कर लेते हैं। तो सवाल तो यही है कि इस मौजूदा हालात में हम जब कह रहे हैं कि हुकूमत के पास कुशन नहीं है, फॉल बैक करने की कुछ नहीं है, 70% से ज़्यादा बजट हमारा फॉरेन फंडिंग से पूरा होने जा रहा है। कॉमन डिनोमिनेटर ये बता रहा है कि सारा कुछ IMF के कहने पे हो रहा है और आउटसोर्स किया हमने बजट, उनको हर चीज़ कर दिया अपनी इकोनॉमी को, लिहाजा हम अपने तौर पे कुछ नहीं कर सकते। अभी बार बार जो घुमा फिरा के हर चीज़ आ रही है, सेल टैक्स लगेगा, उस पर आपने 18 से 19% आपने लगाना ही लगाना है। वो सेक्टर जो सामने आ गए हैं वो 7000 आइटम से लगने जा रहा है, उसमें हर चीज़ महंगी होगी। और फिर ये बात आज फिर दोबारा से हो रही है आमना, फिर वो ख़वातीन के मेकअप और फेस और बेशुमार चीज़ें जो आप लोगों की इस्तेमाल की हैं वो सारी की सारी हमारी सैलरी पे टैक्स लगेगा ना सबसे बढ़ के। अब जो कैंडीज बच्चों की कैंडीज पे भी टैक्स लगने जा रहा है। तो देखने बात यह है कि हुकूमत तो इस वक्त आमना इस वक्त सूरत हाल जिस तरह प्रभाव जा रही है, उनको लग रहा है कि जहाँ से भी टैक्स मिलता है ले लिया जाए। लेकिन ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि जो पिछले साल कहा गया था कि जी नई रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगी, नए टैक्स पेयर की तलाश की जाएगी, और मैं माजरत के साथ बड़े अफसोस के साथ और गुस्से से बात कह रहा हूँ कि 45,000 रिटेलर जो है ना वो आइडेंटिफाई किए गए थे, उनमें से एक बंदा भी टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। 1000 से 2000 रुपया टैक्स बनता है, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से तड़ियाँ दे रहे हैं कि जी आप करके दिखाएं, अगले दिन शटर डाउन होगा, पहिया जाम होगा। देखिए ये कर्से से हो रहा है कि हमारे यहाँ जो रिटेलर है, होलसेलर है, वो तो टैक्स नहीं दे रहा। और फिर बार बार बात आती है कि जो सेल टैक्स सारी दुनिया में आप जो आमना पे करके आती हैं, दुनिया जहाँ की चीज़ें ख़रीद के मुश्किलात में घिर के खाना खा के, वो सारा का सारा जो सेल टैक्स इकट्ठा करती है दुकानदार और रेस्टोरेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, वो भी हुकूमत को टैक्स नहीं जाता। सेल टैक्स, अपना टैक्स तो दूर की बात है। तो देखिए इन हालात में अब आप क्या कर सकते हैं, मुश्किल हालात ये हो गए हैं कि 70,000 उसमें ये जो ताजिरों की आप बात कर रहे हैं उसमें वो 23,700 वो मासूम लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपने आप को ताजिर ऐप में रजिस्टर कराया, जो टैक्स देने पर तैयार हैं। तो कम से कम उन 23,000 लोग की हमें तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने तो खुद अपने आप को पेश किया टैक्स देने के लिए। देखिए वो जो 90,000 की लिस्ट बनी थी यार, इससे भी ज़्यादा वो 23,000 जो आइडेंटिफाई हुए ना, वो भी सिर्फ अपने आप को उसमें शामिल कर रहे हैं, लेकिन वो इफ्स एंड बट के साथ बात कर रहे हैं। और उनकी ताजर बरादरी के जो लीडर हैं वो कहते हैं कि जी आप हमारे साथ बैठें, हमारे साथ चीज़ें तय करें। और एक बात कहते हैं कि जी ये कोर्शन का एलिमेंट कैसे ख़त्म करेंगे। FBR जो हमें एक अरसे से कहा जा रहा है कि जी टैक्स पेयर का और टैक्स पेइस का दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको हमने ख़त्म करना है, ऑटोमेशन से और जिस तरीके से डिजिटाइजेशन से करना है वो ख़त्म हो गया। तो फिर आप देख लें कि ये कभी नहीं होगा कि इनकम टैक्स कमिश्नर आपके पास पहुँचे, अपना इंस्पेक्टर पहुँचेगा, वो कहेगा जी आपका टैक्स इतना बनता है, आप 4 लाख बनता है, मुझे 50,000 दे दें, मैं बाकी माफ़ करा देता हूँ। ये चीज़ें जो है ना वो ख़त्म होने वाली हैं, ये ख़त्म नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन डे 1 से नहीं हो रही आमना। जी मुजम्मिल साहब की जानिब बढ़ते हैं। मुजम्मिल साहब, ये टैक्स नेट की जहाँ पे हम बात देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कल ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था कि नया टैक्स लगाने की बजाय आप ऐसा करें कि टैक्स नेट बढ़ा दिया जाए। ये कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसका दायरा कार कैसे वसी किया जा सकता है, यही सवाल लेकर मैं बढ़ूंगी आगे। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद भी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर शुएब अहमद साहब भी मौजूद है। शुएब साहब, आपकी जानिब आती हूँ, ये टैक्स नेट बढ़ाने का क्या एक तरीका कार कैसे अमल में लाया जा सकता है, और दूसरी बात ये कि अगेन जो सेक्टर टैक्स नहीं दे रहा उससे कैसे टैक्स निकलवाया जाए। आप सैलरी तबके पे तो आप बार बार टैक्स लगा रहे हैं, नए से नया टैक्स उनसे तो निकलवा रहे हैं, जो सेक्टर टैक्स नहीं दे रहा उनसे कैसे निकलवाना है। जी शुक्रिया आमना, और मैं वो बीच में माजर चाहता हूँ, मैंने बीच में इंटरप्शन की थी। एहतिशाम साहब आप दोनों को तो शामिल कर रहे थे, मुझे शामिल नहीं कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को ना फील करना शुरू हो गया। तो नाइस ऑफ अरबाब के उन्होंने उनको याद कराया कि एहतिशाम साहब मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ, मैं भी आपकी तरह से मुतासरीन हूँ। तो अच्छा, अब आपका आ गया ना टैक्स नेट का। देखिए आमना, ये ना कोई वो नहीं है कि इसको ना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है शायद मैं आपके सवाल की तशफ़ी कर सकूँ ना, इसको मैं सेटिस्फाई कर सकूँ। वो ये है, मैं अपनी पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जब इंग्लैंड गया तो वहाँ पर उस वक्त जो रेट चल रहा था डेली वेजेस का, वो यानी जो मिनिमम वेज था वो £5.74 था। अच्छा, अब उसमें तरीकाकार स्टेट का क्या था कि आपने £5.74 कमाया है, £5 आप लेके घर चले जाएं और 74 आपने सरकार के खजाने में जमा करानी ही करानी है। और ये हर किसी ने जमा करानी है, चाहे वो एक सड़क पे हॉकर है जो डेली बेसिस पे काम कर रहा है, या कोई स्टेट का सबसे बड़ा आदमी है, वो उसका मल्टीपल बनता चला जाता था ना।
होता क्या है, जो हमारे सिस्टम के अंदर अभी जैसे एहतशाम साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे, मैं उसको एक जुमला उनकी सारी गुफ्तगू को ना ये कहूंगा कि देखिए हमारा है बेसिकली ट्रस्ट डेफिसिट। हो सकता है, मैं उनको बुरा नहीं कहता कि भाई हमारे यहाँ जो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो टैक्स नहीं देते, वो चोरी करते हैं, और चोरी कौन नहीं करता। हमारे बारे में तो ये कहा गया है कि अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगे उथे ला। ये हमारा नेशनल करैक्टर है कि हम तो पूरा मिनहसुल कौम जहां मौका लगता है वो दा लगाने में लगा है। तो जाहिर है हुकूमत भी तो हम ही में से बनती है, तो हुकूमत फिर सबसे बड़ा दा लगाती है। ये दा पंजाबी का एक लफ्ज है जिसके लिए सिंधी में जुगाड़ कहते हैं, पश्तो में बंदोबस्त कहते हैं। मतलब ये हमारा कॉमन वर्ड है पाकिस्तान का ना, हमारा ब्रांड है ना। तो अब उसमें होता क्या है, अगर ये ट्रस्ट डेफिसिट ओवरकम किया जाए और वो जो पैसा है ना, जो पैसा टैक्स की मद में कलेक्ट किया जाता है, अगर मुझे और आपको ये यकीन हो, देखिए हमसे तो ले लिया उन्होंने, लेकिन वो पैसा गया कहाँ? जब आप अखबार में पढ़ते हैं कि जनाब ये शाह खर्चियां की गई हैं, ये पैसा फलां जगह पे हो गया, इतनी मराद का बिल पास हो गया है, जनाब अपने मोटर कैड के अंदर जनाब नई 6-10 गाड़ियों का इजाफा हो गया है, तो फिर कॉमन मैन वहां पे उठता है और जो दे सकता है। हमारे यहाँ तो मैंने तो ये सिंपल एक बात मैं कहा करता हूँ कि हमारा ये जो बैरियर लगा होता है ना, नाका जो लगा होता है, ये नाका उनके लिए होता है जो मेरे और आप जैसे। ठीक है, चलें शेख साहब, चूंकि अब वक्त इस घंटे का, इस सेगमेंट का हमारा बिल्कुल खत्म हो गया, एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। मुजम्मिल हमदानी साहब, मियां उमैर मसूद साहब और डॉक्टर शुएब साहब, तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। एहतिशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। छोटे से न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।